सभी प्रतिभागियों का विशेष स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, युवाज जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी प्रतिभागी है, जो 12वीं उत्तीर्ण है, जो ग्रेजुएट है, उन सबको जो उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने में कैसे सहायता की जा सकती है, इससे संबंधित कई वेबिनार हम लोग आयोजित लगातार करते आ रहे हैं। पिछले दो वेबिनार में हमने जेएनयू पर पूरा केंद्रीकृत किया था। जेएनयू में जेएनयू के जो विभिन्न कोर्सेज है, उसमें किस तरीके से प्रवेश पाया जा सकता है, उसके बारे में हमने कई अभी हमारे जो जेएनयू के ही मार्गदर्शक के रूप में कई विद्यार्थी भी मौजूद थे। इसी श्रृंखला में देश की एक और प्रतिष्ठित संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय, जिसके फॉर्म भी प्रकाशित हो चुके हैं और वहां पर यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जा चुके हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। वहां पर हमारे ग्रामीण जो पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थी किस तरीके से प्रवेश पा सकते हैं, उस पर आज ये वेबिनार सत्र रखा गया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो स्वयं बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव भादरेस से आते हैं। मैं श्री ईश्वरदान जी, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री ईश्वरदान जी का परिचय देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आप छोटी सी आयु में ही आपने देश की प्रतिष्ठित संस्था दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप कार्यरत है। आप बाड़मेर जिले, जैसा कि मैंने बताया, बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव भादरेस से आते हैं। 12वीं तक अपनी औपचारिक शिक्षा बाड़मेर से ही राजकीय महाविद्यालय से, राजकीय जो स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वहां से प्राप्त करने के बाद आपने दिल्ली की ओर रुख किया और दिल्ली और देश के प्रतिष्ठित कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज रामजस कॉलेज से आपने बीए हिस्ट्री में ऑनर्स में कंप्लीट किया। इस दौरान आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स के एक काफी प्रतिभावान विद्यार्थी रहे और कॉलेज में भी आपने जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर भी आप पदोन्नत हुए कॉलेज के दौरान ही। उसके बाद आपने एमए के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रवेश लिया। आपका नेट जेआरएफ भी उसी समय क्लियर हुआ। आपको भारत सरकार के यूजीसी संस्थान से जेआरएफ स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई और एमए करने के तुरंत बाद ही आप सत्यवती कॉलेज के इतिहास डिपार्टमेंट में, इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हुए। तो आज ईश्वरदान जी, जो खुद एक ऐसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और देश की प्रतिष्ठित संस्थान में आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, और वहां पर भी रहते हुए आपने कॉलेज की एडमिशंस कमेटीज, कॉलेज के अन्य करिकुलर एक्टिविटीज कमेटीज में भी अपना पूर्ण योगदान दिया है। आप अभी पीएचडी भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपके कई जर्नल्स, कई जो आर्टिकल्स है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में भी प्रकाशित हो चुकी है। तो श्री ईश्वरदान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने थैंक यू। स्वीकृति दी, समय दिया। अब मैं बिना देर किए श्री ईश्वरदान जी से अनुरोध करूंगा, प्रोफेसर साहब से, कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो किस तरीके से यूजी और पीजी कोर्सेज में आवेदन करें, उनको थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दिलावे। ईश्वरदान जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर विक्रमादित्य राठौड़। आपने युवाज के माध्यम से आप राजस्थान या पूरे भारत भर के आप यूथ को, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को आप वैसे ही आप मोटिवेट करते रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आप उनको एक तरफ से उनको ज्ञान के लिए, उनको नए यूनिवर्सिटीज में कहाँ जाना चाहिए, तो मार्गदर्शन के रूप में भी आप एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि आपने युवाज के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे भी मौका दिया जुड़ने का। साथ ही साथ इस माध्यम से आप विभिन्न देश के विभिन्न बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को, एक अपने आप में कैरियर को लेकर के आप अच्छे से उनको मार्गदर्शन प्रदान करा रहे हैं। तो इसके लिए आपका एक बार फिर से आभार। युवाज के इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित ज्वाइन कर रखे हैं, जो ऑनलाइन भी और जो लाइव में भी जो जितने भी लोग जुड़े हैं, उनको मेरी तरफ से सादर नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं कि
ये जो कार्यक्रम है ये एक तरफ से कैरियर काउंसलिंग या एक तरफ से गाइडेंस को लेकर के रखा गया है। हम सब कहीं न कहीं जो हम आगे बढ़ते हैं तब हमें किसी न किसी मार्गदर्शक की या जो रास्ते की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सीबीएसई के भी और विभिन्न स्टेट्स के आ गए हैं या आने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल होता है, उनको एक अपने आप में बहुत बड़ी एक दुविधा भी होती है कि बच्चों को लेकर के, उनके करियर को लेकर के किस प्रकार से उनको कौन सी इंस्टीट्यूशन में कौन सा ऑप्शन, किस सब्जेक्ट के साथ जाना बेटर रहेगा। इस दौरान आपने युवाज के माध्यम से जब हम जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मेनली इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे कि जो 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस है, जैसा कि विक्रम साहब ने अभी जेएनयू के लिए भी कॉन्टेक्स्ट में उसी में आपने एक वेबिनार भी करवाया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में। वैसे तो 12th के बाद कई और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो मेडिकल जिन्होंने बायो से 12th किया है उनके पास मेडिकल जैसे एमबीबीएस के लिए या नीट का एग्जाम का एक ऑप्शन होता है, या जो मैथ्स के साथ है उनके पास इंजीनियरिंग के ऑप्शंस होते हैं, जेईई के एग्जाम्स हैं, या कुछ सीए, या जो कई सारे बच्चे लॉ के लिए क्लैट के एग्जाम्स देते हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा लोगों का एक क्रेज जो है वो ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमेशा से रहे हैं। तो हमेशा से पेरेंट्स के एक सपना होता है स्टूडेंट्स का भी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एक एडमिशन मिले। तो उस एडमिशन, और वैसे भी उसकी कुछ वजह भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, सबसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक संस्थान है, एक प्रीमियर संस्थान है, जो भारत का कई सबसे पुराने संस्थानों में से एक है और वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी भी है। और यहाँ पर जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो एक कल्चरल एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो माहौल है, जो स्टूडेंट्स के लिए उसकी जो एक लर्निंग एक्टिविटीज हैं या उसको एक एक्सप्लोर करने के लिए, विद्यार्थी के लिए विश्वविद्यालय का क्या रोल होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं यूनिवर्सिटी जो शब्द है ये यूनिवर्स से बना है, जो जिसका मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक तरफ से पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व के बारे में आप सोचते हैं, आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं और थॉट्स जो आइडियाज हैं उनको आप कंस्ट्रक्टेड करते हैं। तो एक तरफ से विचारों के उसकी परवरिश में विश्वविद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना एक महत्वपूर्ण एक डेकोरम रहा है। और हम सब जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर विक्सा भी मौजूद है, हम खुद इस यूनिवर्सिटी में आए, हमने देखा, संघर्ष भी किया। तो मैं सबसे पहले वही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं 12th में पास करके यहाँ पर आए तो सबसे पहले हमारे यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था कि बीए तो हमारे यहाँ पे भी हो गया, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो। ये इस क्वेश्चन का मुझे हमेशा सामना करना पड़ा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक क्यों अच्छी जगह है, क्यों हमें जाना चाहिए, इसकी कई कुछ वजह भी है। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो एक लर्निंग कॉन्टेक्स्ट है, वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की क्लासेस हैं, क्लासेस का जो डेकोरम है, यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस होती हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स टीचर्स हैं बहुत फ्रेंडली हैं। साथ ही साथ यहाँ का जो करिकुलम है, सिलेबस जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ का जो सिलेबस है वो काफी महत्वपूर्ण है। हर सब्जेक्ट में, हर डिपार्टमेंट फैकल्टी में आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा सिलेबस, जिसको यूजीसी भी आइडियल मानती है और देश भर की यूनिवर्सिटी बाद में उसको फॉलो करती है। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सिलेबस है। साथ ही साथ उस सिलेबस को पढ़ाने वाले बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटी से, देश प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़कर आते हैं, वो लोग यहाँ पढ़ाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को लेकर के लर्निंग एक्टिविटीज हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स का उसके लिए ट्यूटोरियल्स होते हैं, यहाँ पर असाइनमेंट्स, यहाँ पर टाइमली उनके लिए टेस्ट हो या टाइमली उनके प्रेजेंटेशंस हो, ये सब कहीं न कहीं स्टूडेंट्स की जो पर्सनैलिटी मेकिंग है, उनके व्यक्तित्व के निर्माण में भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो अन्य गतिविधियां, यहाँ के देखिए, यहाँ पर कॉलेजेस में भी डिपार्टमेंट्स हैं। वैसे ये यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर फैकल्टीज अलग होती हैं, डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस, तो यहाँ पर कॉलेजेस में भी डिपार्टमेंट्स हैं, काफी सारी सोसाइटीज हैं, जिसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जिसको हम ईसीए कहते हैं। तो ईसीए एंड स्पोर्ट्स, जिसमें डिबेटिंग हो या फिर चाहे आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी हो, ड्रामेटिक्स हो या फिर म्यूजिक हो, या कई सारी एनसीसी, जो एनएसएस हो, या कई सारी ऐसे जो सोसाइटीज हैं जिससे जुड़कर जो बच्चे हैं अपने अपने आप के हुनर को निखार सकते हैं। कुछ अपनी जो भी एक्स्ट्रा टाइम में, अपना स्पेयर टाइम है, उसमें वो अपना बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ का जो
माहौल है जिसमें हम देखते हैं कि कई सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और वीकली सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज और वर्कशॉप होती है, जिसमें सेमिनार में हर डिपार्टमेंट में अपने अपने सेमिनार्स होते हैं, जिसमें वर्ल्ड वाइड जो फेमस स्कॉलर हैं या जो भी उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी जो स्कॉलर्स हैं, जितने भी चाहे हिस्ट्री से के हिस्टोरियंस हो या पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे, जैसे कई कभी एम्बेसडर आते होंगे, कई सारे मतलब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सेमिनार्स होते रहते हैं जिससे जुड़कर बहुत कुछ लर्न किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ का जो एक और कल्चर है जिसको हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में कहें, यहाँ पर फ्रेशर्स या जो फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें आपको बड़े लेवल पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं बड़े, जितने भी आपको स्टार को स्टार जो भी आपको सिंगर जितने भी हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में भी काफी यहाँ का एक अच्छा कल्चर रहा है। साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी की एलुमनाई लिस्ट देखेंगे तो यहाँ इस विश्वविद्यालय से जुड़े बहुत सारे लोग आपको देश भर में विश्व भर में आपको मिलेंगे, चाहे किसी भी फील्ड में पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स हो या फिर जुडिशरी हो, स्पोर्ट्स हो, चाहे आप बॉलीवुड या आर्ट या कल्चर किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी फहरिस्त दिखती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन के लिए कोर्सेज हैं उसके लिए क्यों जाना चाहिए, तो ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में दिखाने की कोशिश की। इसके बाद हम देखते हैं, जैसा विक्रमादित्य जी ने बताया कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो इस प्रोसेस के लिए जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या अभी लास्ट ईयर से पूरे भारत में एक चर्चा चल रही थी कि क्या ऑल इंडिया ऑल यूनिवर्सिटीज का एक कोई एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो एग्जाम अभी हो नहीं पाया। तो अभी तक जो यूनिवर्सिटी जो एक नॉर्म्स फॉलो करती आ रही थी उसी नॉर्म्स को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है वो मेरिट बेसिस पे होता है। जो आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे कि ट्वेल्थ का जो एग्जाम है उसकी मेरिट बेसिस पे एग्जाम, वो जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे आपका एंट्रेंस जो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एडमिशन की प्रोसेस, उसका फॉर्म वो कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले कि उसकी डेट, अभी तक का जो एक शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि नेक्स्ट यानी कि कल मंडे को 2 अगस्त को यूजी का जो है पोर्टल ओपन होने वाला है, जहां से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा ऑनलाइन है, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं या अपने किसी ई मित्र या जो भी साइबर कैफे की हेल्प से कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस क्या है उसको आप थोड़ा ध्यान से सुने और उसको देखने की सीखने की कोशिश करें कि इसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in, du.ac.in जो उस वेबसाइट पे आप जाएंगे और उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा यूजी पोर्टल, ठीक है, यूजी एडमिशन पोर्टल। तो उसमें यूजी एडमिशन में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको उसमें रजिस्टर करना होता है, क्योंकि आप अगर न्यू हैं तो आपको न्यू रजिस्टर होना होगा। तो आपके न्यू रजिस्टर में सबसे पहले आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि अ, अपनी ईमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए। कुछ बच्चों की तो होती ही है, अगर किसी के पास अपनी नहीं है तो बना लेनी चाहिए ताकि आगे भी ये काम आ सकती है, क्योंकि अपनी मेल आईडी होने से आगे भी आपको कई सारे फायदे होंगे। तो इससे ये होगा कि आपको कोई मेल कोई आपको ओटीपी या कोई ऐसा मैसेज जो आना है वो आपको मेल आईडी से मिलेगा। दूसरा, आपको अपने मोबाइल नंबर से भी उसमें डालना होगा कि अपने मोबाइल नंबर, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के लिखते हैं और कई बार वो बंद होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अपने मोबाइल नंबर जो ऑन हो, जिसपे आपको नेटवर्क में रहते हैं और मैसेज आपको मिल सके, तो वो आपको एक मोबाइल नंबर से आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसे ही आप उस पे रजिस्टर करेंगे तो आपको डिटेल मांगा जाएगा। सबसे पहले उसमें जो रजिस्टर करने से पहले एक दो चीजें और आपको ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार आपको लॉगिन ना करने की जरूरत पड़े। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको अभी एडमिशन के लिए जो अभी फॉर्म में जो आपको लिंक करने हैं वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। आपका 10th का जो, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट हम कहते हैं, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको अपना स्कैन करके रख लीजिएगा। अगर अटेस्टेड हो, सेल्फ अटेस्टेड, तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपका 12th की जो मार्कशीट, कुछ स्कूल्स ने अभी अभी या तो बोर्ड्स की मार्कशीट नहीं आई है तो आपको ऑनलाइन की मार्कशीट भी आपकी चल सकती है। तो उस मार्कशीट को भी आप सेल्फ अटेस्ट करके उसको स्कैन कर सकते हैं या वैसे भी उसको स्कैन करके रख सकते हैं।
इसके अलावा आपके कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस में है आपको, तो उसका भी सर्टिफिकेट बना लीजिए टाइमली और उसको आप रखिए अपने पास। या आप ओबीसी में हैं, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और वो सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का उसमें नहीं चलेगा। इसके अलावा एसटी एससी का आपको सर्टिफिकेट है तो वो आप तैयार रखिए, ठीक है। उसके बाद साथ साथ आपको अपना फोटो और अपना साइन ये भी स्कैन करके सेव कर लीजिए, ताकि आपको जब आप अपलोड करेंगे तब आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले से करके रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, उस साइज के अकॉर्डिंग, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग। फिर आप आएंगे उसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जरूरत होती है आपको सॉरी 12th का जो भी आपका डिटेल है उसके बारे में। उसमें सबसे पहले आपको 12th का जो पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, आपका बोर्ड कौन सा है, या फिर आप उसमें स्कूल कौन सा है आपका, उसमें फिर आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये सब करने के साथ आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको एक अपना उसमें आईडी बन जाएगी आपकी, और उसके साथ आप पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। और इस आईडी और पासवर्ड को भी आपको याद रखना है, ताकि आप जब भी लॉगिन करें आप उस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। बाद में भी कुछ जो भी चेंजेस या जो भी आपको करना है उस आईडी एंड पासवर्ड से होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक इनिशियल स्टेज। उसके बाद इस रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरना होगा। पर्सनल डिटेल में आपको अपना डिटेल होगा, जैसे नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी आधार कार्ड का एड्रेस, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब, कैटेगरी, जेंडर एंड ऑल, ठीक है। उसके अलावा आपके जो फैमिली का भी डिटेल देना होगा, पेरेंट्स के बारे में भी। देन आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड एड्रेस के बारे में, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप एड्रेस अपना प्रॉपर उसमें वो डाल दीजिए। साथ ही साथ वहां पर एक और कॉलम आता है बैंक डिटेल्स। तो कुछ केसेस में मान लीजिए कि एडमिशन कैंसिल होता है या कुछ और आपको स्कॉलरशिप या जो भी कुछ होता है, तो आपको वो बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो कॉलम आएगा वो है एजुकेशन का, जिसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है या जो प्रीवियस एग्जाम है उसके बारे में आपको डिटेल फिल करना है। इसमें यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूरा आपको जो डेटा है वो 12th की मार्कशीट से उठाना है, पूरा का पूरा जो 12th का पासिंग ईयर, आपका रिजल्ट, आपके परसेंटेज, आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको उसमें देने, ठीक है। और अगर किसी के प्रैक्टिकल हैं तो उसको प्रैक्टिकल को अलग से उसमें कॉलम है उसमें आपको दिखाना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, इसमें पूरा आपको डिटेल बोर्ड से लेकर के आपका रोल नंबर, आपकी स्कूल, स्कूल का क्या कोड है, वो सब आपको डिटेल इसमें देना होगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है आपका जो मेरिट सेक्शन भी कहते हैं, और इसमें होता है कि जो कोर्स कौन कौन से हैं और आपको कोर्स कौन सा सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफर्ड कोर्सेज हैं और आप कौन सा कोर्स लेना चाह रहे हैं। ये यहाँ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन प्रोसेस में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबको एक प्रॉब्लम होती है कि कौन सा कोर्स लिया जाए, कौन सा बेटर है। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर 3 टाइप के जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, जिसमें जो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए, बीएससी एंड बीकॉम, ठीक है, जनरल, जिसको हम आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में कहें। लेकिन यहाँ इसमें भी 2 कैटेगरी रहती है, जिसमें एक तो हो गया जैसे बीए प्रोग्राम, एक होता है बीए ऑनर्स। सभी में, साइंस में भी ऑनर्स एंड प्रोग्राम, तो कॉमर्स में भी प्रोग्राम एंड ऑनर्स, तो उन सब में प्रोग्राम होता है और ऑनर्स होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सबसे ज्यादा जो क्रेज रहा है वो ऑनर्स कोर्सेज का ज्यादा रहता है। आपने देखा होगा कि कट ऑफ जो है वो ऑनर्स कोर्सेज की ज्यादा रहती है। तो यहाँ के जो ऑनर्स कोर्सेज हैं स्पेशली कई सारे, जैसे अब इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बहुत सारे इसमें साइंस से भी आप देख सकते हैं, तो उनकी एक अपना एक क्रेज रहा है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना कि आपको कौन सा कोर्स लेना होगा, ठीक है। ये आपके सोचने की, आपका खुद का इसमें डिसीजन होगा। और स्पेशली स्टूडेंट्स जो जिनका जो इंटरेस्ट है, जिनका बैकग्राउंड रहा है, जिनको लगता है कि इस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल, उसके हिसाब से सोचना चाहिए। साथ ही साथ उसमें अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं, आगे और क्या संभावनाएं हैं। जैसे कई सारे बच्चे जो राजस्थान या कई सारे क्षेत्र से, जो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, उनका मुख्य जो मकसद होता है वो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का होता है, ठीक है।
तो आप उस हिसाब से भी प्लान करें कि आपको उस सब्जेक्ट में कितना आगे फायदा हो सकता है, आप यूपीएससी में क्या उस सब्जेक्ट को रखेंगे, वो उसका स्कोरिंग कैसा है, उसमें आपका मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो कैसी रहेगी, या उसमें आप कितने कंफर्ट होंगे। तो ये सब सोच के आपको यहाँ पर डिसीजन लेना होगा। क्योंकि वैसे तो ऑनर्स कोर्सेज की वैल्यू अच्छी है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ऑनर्स कोर्सेज में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट का आपको 3 साल स्टडी करना होता है। हालांकि इसके साथ साथ कई और सब्जेक्ट भी होते हैं जिसमें जैसे हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और कई सारे सब्सिडरी पेपर्स भी होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन सब्जेक्ट है जिसको हम कोर पेपर्स कहते हैं वो आपको उसी सब्जेक्ट के होंगे। सपोज जैसे आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको जूलॉजी के ही पेपर्स होंगे, हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री के ही वो कोर पेपर्स होंगे, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो। लेकिन जब आप प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, आपके पास 2 कोर सब्जेक्ट होंगे, जैसे आप कोई भी उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस करेंगे अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप बीएससी में भी कोई 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं और बीकॉम में भी कोई 2 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस बेस्ड होगा। ठीक है, वो आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इसमें ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है, और जो इसमें जो प्रोग्राम है उसकी कट ऑफ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है। इसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि क्या आपके लिए बेस्ट होगा। कुछ बच्चे बीए प्रोग्राम को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑनर्स में क्या है कि आपको थोड़ा सा बर्डन भी रहेगा, आपके पास जो बर्डन वर्कलोड है वो ज्यादा है, क्योंकि आपको एक ही चैप्टर के लिए कई बार ज्यादा आर्टिकल भी पढ़ने पड़ते हैं और काफी डेप्थ में उसकी स्टडी होती है। तो आप प्रोग्राम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है कि ताकि आप आगे सिविल के लिए प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन ऑनर्स का एक फायदा और ये है कि आप अगर एक सब्जेक्ट है जो यूपीएससी के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ साथ आपको एकेडमिकली भी आपको एक सब्जेक्ट में आप एक तरफ से अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आगे आपको फायदा मिलेगा। जैसे आप उसके लिए पीजी में जाते हैं या आगे और भी ऑप्शंस हैं वो उसके खुले रहते हैं। तो इन दोनों जो कोर्सेज हैं वो आपको एक तो देखना है। लेकिन यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे, मेरी एक एडवाइस है कि आप लोग जब भी सेलेक्ट करें तो उसमें मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं उनको आप सेलेक्ट जरूर करें। जैसे कि आपने मान लीजिए कि 12th आपने साइंस से किया है, पीसीएम से, तो आपके पास वहां ऑप्शंस रहेंगे तीनों में, तो आप तीनों भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो आर्ट्स में भी आ सकते हैं। तो आप प्लीज उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, उसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप किसी भी कोर्स में एटलीस्ट जा तो सकते हैं। अगर आपने सपोज एक ही आपने सपोज ये किया कि मुझे जूलॉजी ऑनर्स लेना है, एक ही सेलेक्ट किया, तो आप लास्ट सिर्फ जूलॉजी ऑनर्स के लिए ही एलिजिबल हैं, बाकी किसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसमें एक चीज विशेष कर ध्यान रखें कि इसमें अप्लाई करते टाइम आप सभी ऑप्शंस को फिल करें, ताकि क्योंकि इसमें बाद में चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मुझे तो बीए प्रोग्राम ही लेना है, तो वो बीए प्रोग्राम में ही सेलेक्ट करते हैं। तो बाद में अगर बाई चांस किसी में बीए प्रोग्राम में नहीं होता और किसी ऑनर्स में हो रहा हो, तो वो फिर उसमें फिर वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा जितने भी कोर्सेज हैं उसमें आप अपना जो है सेलेक्ट जरूर कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी, जितना भी आप फॉर्म भरते टाइम वहां जहां पे भी रेड स्टार टाइप का जो मार्क आता है, मान लो ये कंपलसरी सेक्शन है, उनको जरूर फिल करें। ये भी आपको उसमें ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सेक्शन है यहीं पे आप हम बात कर सकते हैं बेस्ट ऑफ 4 वाला, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कट ऑफ बनेगा, वो उसका जो बेसिस है, उसका क्राइटेरिया क्या है। और हालांकि सबसे बड़ा जो इस बार का क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि कट ऑफ का क्या होगा, क्योंकि मेरिट बेस पे ही आपका सिलेक्शन होना है। और आप सब जानते भी हैं कि इस बार जो 12th का रिजल्ट है वो कैसा रहा है, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुए और सभी बोर्ड्स के अपने अपने हिसाब से हैं। तो उसमें ये अज्यूम्ड है, ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो कट ऑफ है वो जो प्रीवियस ईयर्स है उससे हाई जाएगी, चाहे 1-2% ही हो, लेकिन हाई जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और इसमें बेस्ट ऑफ 4 का सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपने जो 12th में जैसे 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 2 कोर सब्जेक्ट जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, जैसे हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें से आपको जो बेस्ट 4 सेलेक्ट करने होते हैं। उसमें क्राइटेरिया ये है कि एक सब्जेक्ट तो आप जिसमें जाना चाह रहे हैं, सपोज आप बीए प्रोग्राम या जैसे हिस्ट्री ऑनर्स में जाना चाह रहे हैं, तो आपको एक तो हिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। और इसका अगर
आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो आपका 2.5% आपका डिडक्शन होगा। मतलब ये है कि आपको 3 जो ऑप्शनल है उसमें से 3 आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ एक लैंग्वेज जिसमें आपके अच्छे मार्क्स हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया भी है कि कुछ जगह आपका इंग्लिश कंपलसरी भी होता है कुछ कॉलेजेस में, तो वहां पर सिर्फ आप इंग्लिश ही ले सकते हैं। अदरवाइज आप इंग्लिश लेंगे, साथ साथ 3 ऑप्शनल है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, सपोज मतलब आपने पीसीएम पढ़ा और आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस तो 12th में नहीं थी, इट मींस आपको 2.5% का डिडक्शन होगा। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स में। तो ये जो एक स्ट्रीम चेंज करने का एक लॉस भी होता है, ये चीज विशेषकर आपको ध्यान रखनी है। आप जब भी अप्लाई करें तो इसमें आप माइंड में लेके चलें कि आपका ये इतना डिडक्शन होगा ही। ठीक है। अदरवाइज जैसे आपने पीसीएम पढ़ा है, आप मैथ्स ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा, जिसमें आपका बेस्ट 4 है जिसमें वही काउंट होंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको बेस्ट ऑफ 4 में आपके 3 ऑप्शनल प्लस 1 लैंग्वेज, 3 ऑप्शनल मतलब 2 तो ऑप्शनल आपको लेने ही, एक ऑप्शनल जो आपको आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास होनी जरूरी है, अगर नहीं है तो आपका डिडक्शन होता है। इसी को हम स्ट्रीम चेंज भी कह सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रोसेस जो बेस्ट ऑफ 4 वाला ये है। तो यहां पर ये चीज जो आपका मेरिट सेक्शन में आपको कोर्सेज का सिलेक्शन करना होगा, ये विशेषकर आप ध्यान रखें। और इसके बाद एक और कॉलम आता है जो फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, वो है एंट्रेंस का। दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 ऑप्शंस देती है आपको, एक मेरिट बेस्ड और एक होता है एंट्रेंस बेस्ड, एक ही फॉर्म में। ये ध्यान रखना कि वहां पर एक ही कॉमन फॉर्म है, 2 फॉर्म नहीं है, और दोनों के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई करना। तो यहां पर जो एंट्रेंस वाला ऑप्शन है वो एक, यहां पर एक सेंटर है जिसको कहते हैं क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, सीआईसी। एक अच्छा सेंटर है जिसमें बहुत हाईटेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, वहां पे बहुत सेलेक्टेड कोर्सेज हैं जो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। वो कोर्सेज कौन कौन से, जैसे बीए में हो गया, बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इस टाइप के कुछ कोर्सेज हैं। या जैसे बीटेक है, जैसे बीटेक इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, या बीटेक इन मैथमेटिकल इनोवेशंस, इस टाइप के कुछ कोर्सेज वहां पर है। और उसके लिए एंट्रेंस होगा, इसी फॉर्म में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका एंट्रेंस वो एनटीए द्वारा होगा। उसका कुछ पर्टिकुलर सिलेबस है जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है। ये कॉलम भी किसी को लगता है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी जो ऑप्शन है वो है आपका मेरिट बेस्ड, और उसके लिए एक ही फॉर्म है। लेकिन 2 चीजें और ध्यान रखनी है कि यहां पर जो आपका एक ऑप्शन ये भी है कि आपके पास जो सेंट स्टीफन और जीसस एंड मैरी कॉलेज है, उनके दोनों के फॉर्म है वो इस वाले कॉमन फॉर्म में नहीं है। आपको दूसरे फॉर्म का भी, मतलब उसके लिए सेंट स्टीफंस का फॉर्म अलग से निकलेगा, आपको वहां से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका सेंट स्टीफंस के लिए आपको एक ध्यान रखना है कि अलग से फॉर्म निकलेगा, बाकी सबके लिए कॉमन फॉर्म है। और जिसके मैंने स्टेजेस आपको बताया कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स, देन आपको एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें फिर आपका पर्सनल डिटेल्स, आपका उसमें एजुकेशन, उसके साथ साथ उसमें मेरिट सेक्शन और एंट्रेंस, और लास्ट में एक ऑप्शन आता है ईसीए या स्पोर्ट्स, जिसको हम स्पोर्ट्स कोटा कहते हैं कई बार। ये मेरा विशेष आग्रह उन बच्चों से रहेगा जिनके पास स्पोर्ट्स रहा है, मतलब कि आपका जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, जो उस लिस्ट में जो गेम्स है, उन स्पोर्ट्स में किसी में भी आपका, आपके पास अगर नेशनल सर्टिफिकेट है तो आप इस कोटे से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिर आगे क्या होगा कि आपका ट्रायल होगा, उस ट्रायल के स्कोर प्लस आपका जो आपका परसेंटेज है, इन दोनों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। इस मेरिट के बेसिस पे आपका वहां पे सिलेक्शन होता है। ये कोटा काफी महत्वपूर्ण है, और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो प्लीज इस कोटे का आप यूज कीजिए, ताकि आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो इसकी कट ऑफ अलग से बनती है, ये अपने आप में एक कोटा है। ठीक है। और फाइनली जो ऑप्शन आता है वो है अपलोड का। अपलोड में आपको जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपका आपका फोटो एक पर्टिकुलर जो साइज है, डायमेंशन है, उसके अकॉर्डिंग, उसमें आपका साइन भी, जो साइन है आपको उसमें स्कैन करके लगाना है। साथ ही साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट जो आपने पहले स्कैन करके रखा हुआ है, आपका 12th की मार्कशीट
ये भी आपको लगाना है। लेकिन कास्ट का सर्टिफिकेट अभी कंपलसरी नहीं है, उसका आप अभी अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं। अदरवाइज एडमिशन के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको अभी से प्रिपेयर करके रखना होगा, क्योंकि जैसे जब आपकी कट ऑफ्स आएगी और एडमिशन होगा उस समय आपको सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट हो जो सेंट्रल हो। कई लोग क्या है कि स्टेट के भरोसे रह जाते हैं, उसमें आपका सेंट्रल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इन सर्टिफिकेट को आप फाइनली है उसमें आप अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद जो फाइनल होगा आपका फी सबमिशन। और फी सबमिशन में ध्यान रखना, कई लोग क्या होता है कि अच्छा हो गया पूरा, नहीं, फी सबमिशन बहुत जरूरी है उसमें। और कई बार ट्रांजेक्शन नेटवर्क और इस इश्यू की वजह से भी फेल हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप उसमें अपना फी ऑनलाइन जमा करना होगा, अपने कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन जैसे भी आप यूपीआई पेमेंट करके आप अपना पेमेंट करने के बाद फिर आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगी। आप जो आपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था उस पे आपको कंफर्मेशन मेल, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट कह सकते हैं, या एक तरफ से आपकी पुष्टि हो जाएगी कि हाँ आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, और उसको संभाल के भी रखना है। ठीक है, तो ये है यूजी का एडमिशन प्रोसेस। ये एक्चुअली यहाँ पर आपने देखा कि इसमें बहुत सिंपल है, कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर पे अपने नेटवर्क से कर सकते हैं, बस अपना फोटो और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करना आपको आना चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो ये आप करने के बाद फिर क्या होगा कि जैसे आपका ये डेट है 2 अगस्त से 31 अगस्त टेंटेटिव डेट है, इसके बीच में आप अपना फॉर्म जरूर अप्लाई कर लें। अभी तक ये टेंटेटिव डेट्स हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ्स निकालेगी मेरिट बेसिस पे। आप जानते होंगे, अगर प्रीवियस ईयर्स का आपने कुछ देखा हो तो यहाँ पर कई कट ऑफ्स आती है, लगभग 7-8 कट ऑफ्स आती हैं, क्योंकि हर कट ऑफ में अलग अलग एडमिशन होंगे, वो मेरिट बेसिस पे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका किस, आपको ये देखते रहना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो आप प्लीज चेक करते रहिए कि आपका किस लिस्ट में आपका एडमिशन आ रहा है और किस कॉलेज में। यहाँ बात आती है कॉलेजेस की, तो मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कैंपस है, यहाँ आपको बता दूं कि कई सारे कॉलेजेस, लगभग मोर देन 70 कॉलेजेस हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फेमस कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स इंक्लूडेड है। अब इसमें कॉलेजेस हैं, उसमें कैंपस में 2 भागों में हम बांट सकते हैं, आजकल 4 कैंपस भी माने जाते हैं। मेन कैंपस है वो है नॉर्थ कैंपस जिसको कहा जाता है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स भी वहीं पे हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वही अपने आप में हिस्टोरिकल भी है। आपको पता होगा कि 1922 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की एक एक्ट के तहत बनी थी, और नेक्स्ट ईयर उसके 100 साल होने जा रहे हैं, तो अपने आप में उसका एक जीवंत इतिहास रहा है। आपको बता दूं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी ऑफिस है अभी, वो पहले कभी वायस राय का ऑफिस भी हुआ करता था, क्योंकि और ये अपने आप में ब्रिटिश इंडिया के टाइम में एक मेन सेंटर भी था, और उसके पास में जो अरावली का उत्तरी छोर जहां खत्म हो रहा है वहीं पे एक रिज, जिसको कमला नेहरू पार्क भी कहा जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया है फॉरेस्ट टाइप का, वहां पर 1857 की क्रांति का केंद्र भी वही था। तो अपने आप में एक हिस्टोरिकल जगह है। जो वीसी ऑफिस है वहीं पे गांधी, नेहरू, पटेल की कभी मीटिंगें भी हुआ करती थी, और कई एक टाइम था कि भगत सिंह को उस कोठरी में रोका भी गया था। तो एक हिस्टोरिकल जगह है जिसका अपना एक इतिहास रहा है। और आपको बता दूं कि 1942 का चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो या 1975 का आपातकाल हो, ये यूनिवर्सिटी हमेशा से जीवंत रही है। यहाँ पर विचारों के नाम पे, क्रांति के नाम पे यहाँ के टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे जेलों में जाना ही क्यों ना पड़ा हो। और यहीं से पढ़कर मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं कि चाहे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, वहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर गए और वहाँ अपने देशों में जाकर के भी उन्होंने क्रांति की बात की और बदलाव की बात की। तो आपको बता दूं कि नॉर्थ कैंपस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तरफ से सिविल लाइंस और विधानसभा के पास का एरिया है, और यहाँ पर जो टॉप कॉलेजेस हैं ज्यादातर वो इसी कैंपस में, जैसे सेंट स्टीफेंस हो या एसआरसीसी हो जो कॉमर्स का अच्छा कॉलेज माना जाता है, या इसके अलावा हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल कॉलेज, ये सब कॉलेजेस हैं। जो मिरांडा हाउस जो गर्ल्स का एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। गर्ल्स में आपने और भी कॉलेजेस के नाम सुने होंगे, लेडी श्री राम कॉलेज, गार्गी कॉलेज, मैत्रेयी, जीसस मेरी, आईपी, और बहुत सारी इसमें एक लंबी लिस्ट है। तो वो आप
उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और इसमें आपको सिलेक्शन, और हर एक का सपना भी है कि एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना उस समय कि आपकी कट ऑफ, जब जब कट ऑफ निकलेगी उसमें किस कॉलेज में आपका नंबर के अकॉर्डिंग आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। और इसमें फिर आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, जैसे जब कट ऑफ निकलेगी उसके 3 दिन तक में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। पहले तक फिजिकली होता था कि वहां जाकर के काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते थे, लेकिन लास्ट ईयर से, और मुझे लगता है कि इस बार भी ऑनलाइन ही होगा। तो आपको ऑनलाइन अपना सब कुछ वेरिफिकेशन करवाना होगा, और फाइनली आपको जब लिंक मिलेगा तब आपको फीस पेमेंट करेंगे, तब तक आपका एडमिशन है वो फिर फाइनल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगी, और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा कि आप आपको स्टार्टिंग में ही जिस जिस भी कट ऑफ में जिस कॉलेज में आ रहा है उसमें आपको एडमिशन लेने की कोशिश कीजिएगा। इसमें एक ये ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप मान लीजिए आपका फर्स्ट कट ऑफ में आ रहा है रामजस कॉलेज में, और आप सोच रहे हैं कि मेरा तो सिर्फ हिंदू में ही हो, अगर आप मान लीजिए आप ले लीजिए फर्स्ट में आ रहा है, तो क्योंकि अगर सेकंड में बाई चांस हिंदू में आता है तो आप वहां से कैंसिल करके विड्रॉल करा सकते हैं। वो ऑनलाइन ही होगा, पैसे आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो आपके पास ये ऑप्शंस होगा कि आप कैंसिलेशन करवा के आप फिर से उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन इन बातों का आपको एडमिशन से लेकर के आपको ध्यान में रखना है। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करते रहिए, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाकी सब लोग आपको यहाँ पर, स्टूडेंट्स भी बहुत हेल्पफुल हैं, टीचर्स भी हैं, साथ ही साथ आपकी कोई ग्रीवांस है, कोई आपकी शिकायत है, तो आप वहाँ की ग्रीवांस कमेटी है, वहाँ पर एडमिशन कमेटी है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। आप वहाँ पर ग्रीवांस कमेटी को भेज सकते हैं, या फिर वहाँ पर मोबाइल नंबर दिए होते हैं कॉलेज वाइज, तो आप उनको भी फोन करके कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे बता सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको कई सारे उसमें वेबिनार भी मिलेंगे, बहुत सारे इसमें लेक्चर्स भी मिलेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये है यूजी की एडमिशन को लेकर के जो प्रक्रिया। इसमें कोई भी डाउट्स होंगे तो आगे आपका स्वागत होगा कि आप क्वेश्चंस के माध्यम से हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर हम आते हैं पीजी के बारे में। तो विक्सा, पीजी के बारे में आगे हम डिस्कस करें, कंटिन्यू। सर, उससे पहले मैं यूजी से संबंधित एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि उसको यहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, फिर हम पीजी के लिए बढ़ते हैं। ठीक। आपने जैसे बताया कि कॉमन फॉर्म में हमारे पास 3 विकल्प है। हम्म। एक तो मेरिट बेस, और एक एंट्रेंस का, और एक स्पोर्ट्स का। मान लीजिए एक विद्यार्थी इन तीनों में ही आवेदन करना चाहता है, तो वो जी, कर सकता है क्या एक ही कॉमन फॉर्म के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हैं, बिल्कुल जी। कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका पहले जिसमें आ जाए एडमिशन एक बार आप ले लीजिए, जी। ये ज्यादा अच्छा रहता है कि क्योंकि स्पोर्ट्स के एडमिशन सबसे लास्ट में होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार एंट्रेंस वाले वो भी थोड़ा लेट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक एंट्रेंस का एनटीए शायद करवाने में थोड़ा टाइम ले सकती है। तो इसलिए अच्छा। अच्छा है कि मेरिट बेसिस पे अगर हो रहा है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज उसमें वेट करना ज्यादा अच्छा होगा। एक प्रश्न और आया इसमें से, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर बीएससी मैथ्स के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी? तो कॉलेजों का वर्गीकरण के बारे में, या जो उनकी प्रायोरिटीज है जो नहीं, उसके बारे में बिल्कुल, अगर उसमें थोड़ा कोर्स वाइज देखा जाना चाहिए। वैसे अगर आप ब्रांड देखें, नो डाउट मैथ्स के लिए हिंदू कॉलेज मैं प्रेफर करूंगा कि हिंदू कॉलेज उसमें ज्यादा अच्छी है, सबसे बेस्ट है, हिंदू में भी है। इवन आप हंसराज भी अच्छी है, रामजस भी है, तो उसमें जिस कट ऑफ में सबसे मैटर करेगा। क्योंकि इस बार मैं ये कहूंगा कि जिस कॉलेज में आ जाए भैया उसी में ले लो, क्योंकि इस बार काफी मुश्किल है कि जो कट ऑफ आप समझ रहे हैं कि 100% बहुत सारे लोगों के हैं, तो आप वैसे भी एसआरसीसी और हिंदू की लास्ट ईयर 2 कट ऑफ तो 100% पे ही रही थी। जी। तो कई सारी कट ऑफ इस बार 100 पे ही क्लोज होने हो जाने के चांसेस हैं। तो जिस जी। कॉलेज में हो जाए एक बार उसमें ले लेना ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। एक कोई पूछ रहे, मैं भूल गया था हॉस्टल्स के बारे में। जी। 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 वो जी। एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब दूर दराज से हम लोग आते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो हॉस्टल्स को लेकर के, अकोमोडेशंस को लेकर के है। ये बात समझते भी हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक दुर्भाग्य के साथ ही कहूंगा कि सभी को हॉस्टल्स नहीं मिलेगा, मिलता नहीं है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो नॉर्थ कैंपस की जो टॉप कॉलेजेस हैं उन्हीं में ही हॉस्टल्स हैं, जैसे हिंदू, हंसराज, रामजस, स्टीफंस और एसआरसीसी, इन सब कॉलेजेस में हॉस्टल्स हैं, इवन केएमसी। अगर अब इसमें होता क्या है कि हॉस्टल्स में सीट्स होती है 100 to 200, 100 और 200 के बीच, जबकि एडमिशन्स होते हैं वो
बड़ी, एक ही कोर्स में लगभग 80 से 100 एडमिशन होते हैं, तो एक कोर्स के लगभग 3, 4 या 5 स्टूडेंट्स का ही हॉस्टल में हो पाता है। उसमें भी फिर कोटा अप्लाई कर दीजिए, मतलब जनरल के उसमें 2 स्टूडेंट मान लीजिए, ओबीसी कोटा उसमें है नहीं, और फिर एसटी एससी एंड उसमें कुछ पीडब्ल्यूडी वाले जो होते हैं, जो उनको भी इसमें कोटा मिलता है। तो आप इस कोटे से आप समझ सकते हैं कि हॉस्टल्स के लिए तो आप बहुत कम चांस होते हैं कि आप अगर मतलब जिस कट ऑफ में जो टॉपर्स हैं उन्हीं को ही हॉस्टल्स मिलेगा। अब इसके अलावा हमारे पास क्या विकल्प है, वो जो, वैसे आप जानते हैं कि दिल्ली वैसे तो बहुत अच्छा शहर है, इसका अपने आप में ये जो आता है उससे वो लगाव बना ही लेता है, लेकिन साथ साथ कुछ मौसम मतलब जब मौसम बदलाव होता है तो आपने सुना होगा कि दिल्ली में काफी पॉल्यूशन वाली भी प्रॉब्लम है, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली एक अच्छा शहर है। यहाँ पर रहने की ज्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। अगर कंपेरेटिवली आप देख रहे हैं कि सपोज कोई बच्चा जयपुर रह रहा है और यहाँ दिल्ली में रहना हो, तो ज्यादा बड़ा इकोनॉमिकली भी कोई बड़ा उसमें फर्क नहीं होगा, लेकिन जब माहौल की बात करेंगे तो वो उसमें फर्क जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको पीजीज हैं, बाहर को रहने के लिए बहुत सारे फ्लैट्स हैं, रूम्स हैं, जिसमें लोग अपने यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो रूम शेयर करके आराम से रहते हैं। तो इसमें शायद कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चे शायद पूछ रहे हैं फीस के बारे में, तो हम्म। मैं बता दूं कि यहाँ की फीस बहुत एक नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की आप समझ लीजिए कि लगभग 10,000 से 15,000 के बीच में है ही आपकी फीस है, जो सेमेस्टर वाइज आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे भी आपकी जो फीस है बिल्कुल एग्जामिनेशन फीस होंगी। आप टोटल आप मान सकते हैं कि ग्रेजुएशन की फीस कोई 50,000 से लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, पूरे 3 साल की मिला के, जिसको 6 सेमेस्टर में आप बांट सकते। तो फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती, किसी के यहाँ 7,000 है तो कहीं पे 10,000 है, कहीं 15,000, लेकिन बहुत ज्यादा फीस नहीं है। इसकी तुलना में आपको जो फैसिलिटीज मिलती है, यहाँ के जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी रूम्स है, कई कई जगह कुछ क्लासरूम्स एसी नहीं है, लेकिन एसी लाइब्रेरी है, बहुत शानदार आपके पास लाइब्रेरीज हैं, बहुत अच्छी ग्राउंड्स हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, या अच्छे ऑडिटोरियम्स, बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस तुलना में बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि अगर आप प्राइवेट में, जहाँ अशोका यूनिवर्सिटी, आपको आपने सुना होगा कि 4-4 लाख वहाँ पे फीस है, तो यहाँ आपको 10-15 हजार बिल्कुल नॉमिनल फीस है। इसीलिए यहाँ पर इतनी मारामारी भी है और सबका सपना भी है। यहाँ देश भर से, आपको बता दूं कि पूरे भारत भर से स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये अपने आप में बहुत फीस के मामले में बिल्कुल नॉमिनल है, तो आप बिल्कुल इसमें आप निश्चिंत हो सकते हैं। साथ ही साथ विक्सा, आई थिंक एक बच्चा पूछ रहा है, हाँ। कोई गरीब बच्चे जो जिनका जी जी। कुछ, देखिए आप हिम्मत होनी चाहिए खुद में। पहली चीज तो आपको कोई भी बैरियर लेके नहीं चलना है। गरीबी, अंग्रेजी नहीं आना, या कोई ऐसा बैरियर होता नहीं है जिंदगी में जो आपको रोक सके। आपके अंदर कुछ करने की जज्बात है आप में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहली चीज तो आपको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जैसे आप जिस स्टेट्स हैं तो वहां से भी कुछ, आई थिंक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कुछ फेलोशिप या स्कॉलरशिप जो फीस होती है वो मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ यूनिवर्सिटी की भी स्कीम्स हैं, लेकिन वो सबको नहीं मिल पाती है। साथ में कुछ और भी स्कीम्स हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं, उन ट्रस्ट की भी अपनी अपनी एक फेलोशिप होती है, या कुछ स्कीम्स होती है जो एग्जाम्स के थ्रू होती है, या फिर उसमें आप वैसे भी ज्वाइन उसमें एक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारी फेलोशिप मिल जाती है। नहीं भी हो तो आप, अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो जैसे हमारे हम जैसे लोग या कई सारे और भी साथी जो ट्यूशन पढ़ाकर भी आप अच्छा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से अपने पारिवारिक स्थिति और अपना खुद का जो इवोल्यूशन करके आप डिसाइड कर सकते हैं। और जी। कोई क्वेश्चन विक्सा इसी यूजी से रिलेटेड हाँ। हो तो? सर, एक थोड़ा सा, ये क्या गर्ल्स कोटा वगैरह का कुछ जी ऐसा हाँ, प्रोविजन इसमें है? आपको गर्ल्स के लिए 1% कोटा मिलता है एक्स्ट्रा। 1% सीट्स हैं वो एक्स्ट्रा, जो कोएड कॉलेजेस हैं वहां जी पर मोस्टली गर्ल्स के लिए 1% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। कि जैसे आप मान लीजिए कि 97% कट ऑफ है, तो गर्ल्स की 96% रहेगी। जी जी जी। ठीक है पूछ रहे सर। हैं कि किन किन कॉलेज की कट ऑफ लो जाती है, तो आप लो वाला इस बार मामला मुझे नहीं लगता कि 90% से ज्यादा मतलब कम, इस बार चांसेस बहुत कम है। अब ये जी डिपेंड करेगा कि संस्कृत ऑनर्स की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आ सकती है, कोर्सेज के अकॉर्डिंग भी
डिपेंड करेगा। जैसे अरेबिक ऑनर्स है तो उसमें कट ऑफ थोड़ी लो आ सकती है, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि आप जिस कोर्स और जिस कॉलेज की ज्यादा डिमांड है उसमें कट ऑफ तो आप इस बार 99% मिनिमम आप कह सकते हैं। बिल्कुल सर। जी ठीक है सर, अब अभी थोड़ा सा पीजी के बारे में हम लोग को मार्गदर्शन दीजिए एक बार सर, पीजी जी कोर्सेज के बारे में जी। तो इस प्रकार से आप अपने यूजी के बारे में जैसा हमने देखा, तो पीजी का यहाँ पर क्या होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जी बहुत सारे कोर्सेज हैं। पीजी की सबसे पहले क्लासेज जो होती हैं वो उसके कॉलेजेस में नहीं होती, फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए। अब उन डिपार्टमेंट में जो ये एडमिशन प्रोसेस है ये तो पूरा सेंट्रलाइज्ड है, इसमें कोई पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से होता नहीं है। इसमें आपका दो क्राइटेरिया है पीजी को एडमिशन को लेकर के। वो ये है कि 50% सीट्स हैं वो आपकी डायरेक्ट एडमिशंस होंगी। डायरेक्ट मतलब कि यहाँ का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 50% सीट्स आप कह सकते हैं कि रिजर्व है, क्योंकि इसमें यहाँ डीयू से जो ऑनर्स करके आ रहे हैं उनका परसेंटेज मेरिट बेसिस पे 50% जो एडमिशन है वहां से होंगे। पीछे बचे जो 50% एडमिशन वो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम प्लस फाइनल काउंसलिंग। तो एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एग्जाम्स होंगे जो एनटीए करवाएगी, जिसको डीयूईटी कहा जाता है। सो डीयूईटी का जो एग्जाम है वो एनटीए ने प्रपोज किया है कि वो सितंबर लास्ट वीक से लेकर के अक्टूबर फर्स्ट वीक तक करवा देगी। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसमें सिलेबस जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे वहां पर उन्होंने अपलोड कर रखा है। उसका हर एक सब्जेक्ट का अपना जो सिलेबस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ाया गया है लगभग उसी टाइप का है। और इसमें एंट्रेंस में मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम एमसीक्यू कहा जाता है, जिसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स कहते हैं, तो उस प्रकार का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जिस और ये ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो इस बार चांसेस हैं कि वो ऑनलाइन मोड में ही एनटीए एग्जाम करवाएगी। इसके अलग अलग सेंटर्स है पूरे भारत भर में, जैसे राजस्थान में जयपुर है और अलग अलग उसके कई सारे सेंटर्स हैं। तो ये जो एंट्रेंस होगा इसके लिए भी जो ये फॉर्म है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल चुके हैं, उसकी जो डेट है वो आ चुकी है। 26 जुलाई से ये फॉर्म ओपन है और टेंटेटिवली ये 21 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे, 21 अगस्त तक ये फॉर्म चलेंगे। तो जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो प्लीज अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है जैसा अभी हमने डिस्कस किया वो ऑलमोस्ट सेम है। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद पीजी पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहां से आप फिर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप उसमें री लॉग इन कर सकते हैं, जो आपकी आईडी पासवर्ड है। या अगर आप कई बार, जैसे मैं पीजी वालों के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दूं कि अगर मान लो आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कंफर्मेशन मेल नहीं मिला है या, तो आप उसमें एक ऑप्शन होता है फॉरगॉट पासवर्ड या ओटीपी के लिए, या आप उसमें री लॉग इन करने का, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पोर्टल को आप नीचे करेंगे तो आप उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप उसमें री लॉग इन कर सकते हैं। री लॉग इन करने के बाद फिर से वही प्रोसेस है जिसमें आपको पीजी के लिए जो आपका पर्सनल जो आपका डिटेल है उसमें आपका अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना जितना भी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम, क्योंकि पीजी के लिए क्या है कि 50% आपका ग्रेजुएशन में 50% होना भी कई बार वो कंपलसरी माना जाता है कुछ कोर्सेज में, कि आपने प्रीवियस ईयर्स में आपने कितना आपका परसेंटेज है वो भी इसमें कंपलसरी माना जाता है। तो आपको या कुछ किसी भी पेपर में आपका कोई बैक नहीं हो, इस तरीके से उसकी कुछ कंडीशंस भी है। तो पीजी कोर्सेज में आपको फिर उसी तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप फॉर्म उसमें पूरा डिटेल भरने के बाद उस तरीके से फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ फिर आप फाइनली अपना फीस का जो है वो आप उसका पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेनली है कि वो आप एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस में फिर सिलेबस क्या है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे दे रखा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज। और वहां पर एक अच्छी बात है कि वहां सैंपल पेपर्स भी दे रखे हैं। और मैं बता दूं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए किसी भी एग्जाम को आपको अगर क्लियर करना है तो उसके दो कंडीशन होती है। आपका पहला आपको सिलेबस, दूसरा उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस होगा और दूसरा आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तभी आप कुछ आइडिया लगा पाते हैं कि आपको क्या करना है। तो आप पहले उसके सैंपल पेपर देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस प्रकार के सैंपल पेपर हैं, तो उस बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। और ये लगभग वैसा ही है जैसा नेट के पेपर्स होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं।
उस हिसाब से प्रिपेयर करके आप नेट के लिए जो प्रिपेयर करते हैं उसी टाइप से आप इसकी प्रिपरेशन करके एमए का या जो एमएससी या एमकॉम जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आप तैयारी कर सकते हैं, तो निश्चिंत रूप से उसमें आपको फायदा मिलेगा। तो ये है पीजी का एक प्रोसेस, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर आपका एंट्रेंस बेसिस पे है। जहाँ यूजी का है वो मेरिट बेसिस और एंट्रेंस दोनों है, स्पेशली ज्यादातर कोर्सेज में वो एक तरफ से मेरिट बेसिस पे है। और मेरिट बेसिस पे भी जैसे एक मैं अभी देख रहा था कि इस बार तो सीबीएसई के भी ऑलमोस्ट 70,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 90% प्लस रिजल्ट रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे जो 90% प्लस हैं। तो इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में भी वो एक तरफ से उसका इफेक्ट आएगा जरूर। तो इस बार कट ऑफ है वो ज्यादा रह सकती है। कुछ पूछ रहे हैं कि सर सत्यवती कॉलेज मिनिमम कट ऑफ, इसमें ये होगा कि आप कोर्स कौन सा चाहते हैं। देखिए कई बार ये होता है कि आपको डीयू में एडमिशन लेना ही है तो आपको कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा, कुछ आपको कोर्स के साथ कभी कॉलेज के साथ। तो दोनों अगर आप दोनों चॉइस रखते हैं कि जैसे कोई गर्ल्स है उसका ऑप्शन है मुझे तो एलएसआर में ही लेना है और एलएसआर में भी मुझे इंग्लिश ऑनर्स में लेना है, तो उसमें फिर आपका आपकी चॉइस बेस पे फिर आपको कट ऑफ भी उस हिसाब से, आपका परसेंटेज भी उस हिसाब से होना जरूरी है। तो कुछ कोर्सेज की कट ऑफ डाउन रहती है, मैं बता दूं, जैसे संस्कृत ऑनर्स है जहाँ कम थोड़ा भीड़ कम है तो वहां पर आपकी कट ऑफ थोड़ी कम रह सकती है। इवन हिंदी ऑनर्स में भी आपकी कट ऑफ मे बी 90 के पास आसपास हो जाए। और इसमें वेट करना भी कई बार अच्छा होता है क्योंकि 7-8 कट ऑफ आती है। तो आप प्रीवियस ईयर्स का जो है आप उसमें देख सकते हैं कि लास्ट कट ऑफ कहाँ रही थी, उससे इस बार अंदाजा लगा सकते हैं, उससे 2% आप एक्स्ट्रा मान के चलिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। सर एक प्रश्न ये आ रहा है कि इवनिंग कॉलेज का कॉन्सेप्ट जो है डीयू में जी वो क्या है, और उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना कितना फिजिबल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर बताएंगे आप। देखिए, इवनिंग कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली तो यही है कि जब स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास लैंड नहीं है, एक्स्ट्रा आपके पास नहीं है, तो आप उसी कॉलेज में दो पार्ट में कि मॉर्निंग आपका एक मॉर्निंग चलेगा, एक आपका इवनिंग शिफ्ट चलेगा। तो यही, तो इसमें कई सारे कॉलेजेस हैं जो इवनिंग में है। इवनिंग में थोड़ा सा ये है कि वो वाला एटमोसफियर मॉर्निंग से थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम इंस्टीट्यूट है और सेम पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है। और कई इवनिंग के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो कोई बहुत माइनर सा फर्क ये होगा कि अभी मॉर्निंग में पूरा यूनिवर्सिटी माइनर मॉर्निंग में चल रहा है, तो कुछ कॉलेज हैं जो इवनिंग में चल रहे हैं, तो जी। बहुत सारे बच्चे इवनिंग में भी आते हैं। तो ऐसा उसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा आप अगर आप वो माहौल में जाएंगे तब थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ सकता है। जी सर। सर एक प्रश्न ये है कि कई स्टूडेंट्स कभी कभार दिल्ली यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में दाखिला नहीं पाते हैं, हम्म। और कई स्टूडेंट्स के साथ ये मजबूरी भी रहती है कि 12वीं के बाद वो खुद कहीं काम पर लग जाते हैं। ऐसे जी में डिस्टेंस लर्निंग का कोई ऑप्शन है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल, यहाँ पे एसओएल जो है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक बिल्कुल ओपन, जो एक कॉरेस्पॉन्डेंस जिसको हम कहते हैं, उसके बेसिस पे ये करवाते हैं। उसका भी ऑलमोस्ट सिलेबस थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन उसकी ये है कि क्लासेस, वीकेंड क्लासेस भी उसका ऑर्गेनाइज कराते हैं। और उसका एग्जाम अभी तक है वो एनुअल बेसिस पे हो रहा है, मतलब साल में एक बार एनुअल एग्जाम होगा। और उसका भी प्रोसेस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। और उसमें अगर कोई गर्ल्स स्टूडेंट है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन और है, वो है एनसी वेब करके, यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है। आप उसमें गर्ल्स के लिए पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी ने इसी तरीके का एक प्रोग्राम चला रखा है कि जो गर्ल्स एडमिशन नहीं ले पाई या परसेंटेज कम थे या कुछ वजह से, उनके लिए एनसी वेब, जो अपने आप में वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए ही है पर्टिकुलरली, तो वो उसमें एडमिशन भी ले सकती हैं। अदरवाइज आप एसओएल में भी ले सकते हैं, वो वैसा ही है जैसा आपने इग्नू या उसी टाइप की यूनिवर्सिटीज में आपने सुना होगा। तो एसओएल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उनके लिए। बिल्कुल सर। सर एक और उसका पूरा और। मटेरियल भी ऑनलाइन अवेलेबल, जैसे एसओएल है उसमें पूरा ई मटेरियल अवेलेबल है। एक और अच्छी बात है कि उसमें ई मटेरियल आपको अपने जैसे भी मेल आईडी या जो भी, और दूसरा जो उसका मटेरियल है वो भी आपको मिल जाता है। जी जी सर। सर एक प्रश्न और है ये कि
जैसा कि आपने बताया कि डीयू का जो सिलेबस है, स्टार्टिंग बताया कि डीयू का सिलेबस अपने आप में एक आइडियल सिलेबस माना जाता है। जी उस सिलेबस के साथ प्रशासनिक सेवाओं की अगर तैयारी की जाती है तो मतलब ये सिलेबस प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में कितना कंट्रीब्यूटरी है, इसके बारे में सर थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। बिल्कुल। नहीं, जैसे टीयू ने हम जैसे मैं अब स्टार्टिंग करूं कि 12th में जब हम पढ़ते थे तब हमने किसी से गाइडेंस, हमने भी पूछा कि क्या डीयू में एडमिशन लेना चाहिए, तो जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले ही लोग थे, इसमें काफी वो सेलेक्टेड हो चुके हैं, उन्होंने यही बताया कि यार जो किताबें हम बाद में कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में वही वही किताबें पढ़ने वाले हैं। मतलब ये है कि आपने अगर देखा भी हो कभी, नोटिस करते हैं तो चाहे एनसीईआरटी की बुक्स हो, चाहे कितनी भी रिसर्च को लेकर के जो डीयू या जेएनयू, यहाँ का जो एक इन्वायरमेंट रहा है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, तो यहाँ की जो बुक्स हैं वो ज्यादा ऑथेंटिकेट और ज्यादा अच्छी रिसर्च मटेरियल मानी जाती है। तो यहाँ का जो सिलेबस भी यहाँ के प्रोफेसर्स जो प्रिपेयर करते हैं वो काफी उस मायने में काफी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो सिलेबस है उस सब्जेक्ट का जितना भी होलिस्टिक जो अप्रोच जिसको हम कहते हैं, पूरा जो समग्र उसके जितने भी आयाम होते हैं वो सब उसमें समेटे हुए होते हैं। आप अगर वो सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें एक डेप्थ में जाकर, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं है कि जैसे आप मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री है तो फिर सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री की आपको इस पीरियड का ये नहीं, बल्कि इनका यहाँ पर जितना भी उसके जितने भी सोशियो इकोनॉमिक, उसका पॉलिटिकल डायमेंशन, जितने भी कल्चरल एस्पेक्ट, उन सभी एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसका मतलब कि उसकी तह में जाकर के, उसकी डेप्थ में जाकर के उसको पढ़ाई करना। तो ये सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एक अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग कम से कम बनाने में हेल्प करता है। तो वो उससे रिलेटेड बुक्स, आपको अच्छी बुक्स जो ऑथेंटिकेट, जो या तो जैसे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में होगा तो ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड जो बुक्स है वो यहाँ पर मटेरियल ऑलमोस्ट वही होता है, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट है तो यहाँ के भी जो बेस्ट राइटर्स हैं वो मटेरियल वो बुक्स यहाँ पर होती है। तो यहाँ का जो सिलेबस है वो आपको यूपीएससी में भी काफी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपने बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री एंड पोल साइंस पढ़ा या फिर हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो आपको उस सब्जेक्ट के बेसिक आयाम है, जैसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं आप इकोनॉमिक्स में, तो आप इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिक जो एस्पेक्ट है वो सब आप कवर कर जाएंगे। शायद ही ऐसा कोई एस्पेक्ट होगा जो उसमें नहीं हो। तो आगे आप जैसे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपको काफी सहज महसूस करेंगे कि हाँ ये चीज तो मैं पढ़ चुका हूँ, बशर्ते उसको आपने अच्छे से पढ़ा हो। तो कई बार बच्चे क्या है कि सिर्फ एडमिशन लेते हैं, सिर्फ दूसरा उनका फोकस मेनली कोचिंग पे होता है, तो वो भी थोड़ा सा कई बार नेगेटिव होता है। आपको दोनों सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, साथ साथ आप जो भी यूपीएससी या जो भी आप करना चाहते हैं, अपना जो मेन टारगेट है वो भी, तो दोनों को आप बैलेंस बनाकर चलना काफी जरूरी होता है। जी सर। सर एक प्रश्न ये आया कि सुरेश कुमार जोशी जी का कि उनका 97% है, मिरांडा में पॉलिटिकल साइंस उनको मिल सकता है क्या, ये प्रश्न है सर। अ, उसमें बेस्ट फोर में अगर उन्होंने नोटिस किया, अगर उनके परसेंटेज बढ़ रहे हैं तो चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा उसमें कोटा कौन सा, अगर उनके पास कोई कोटा है तो चांसेस बढ़ सकते हैं, अदरवाइज वेट करना पड़ेगा तीसरी चौथी कट ऑफ तक का, मिलने के चांसेस हैं। जी। लेकिन इस बार कुछ फिक्स नहीं कह सकते फाइनली, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। जी। लेकिन आप होपफुली उनका एडमिशन जरूर होगा। सर शायद ये कॉलेज स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए है जहां तक मुझे पता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मिरांडा। मिरांडा अगर जिन्होंने पूछा क्या वो गर्ल्स के लिए पूछ रहे होंगे, मैं भी ये मान के चल रहा हूँ, अगर वो बॉयज के लिए पूछ रहे हैं तो वो ओनली गर्ल्स कॉलेज है। तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। सर एक प्रश्न फिर से आया, बेस्ट फोर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए बेस्ट फोर जो, किसी की आपने 12th की मार्कशीट देखी होगी तो आपने आपने तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़े होंगे और दो जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी और इंग्लिश। हो सकता है आपने और भी पढ़े होंगे, फिजिकल साइंस कुछ आपका और भी कुछ होंगे, लेकिन आप बेसिकली पांच सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसमें से आपको जो बेस्ट फोर, मतलब कि उसमें से जिन सब्जेक्ट के चारों चार ऐसे सब्जेक्ट डिसाइड करने हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, जनरल बात तो ये है, लेकिन उसमें कई सारी कंडीशंस भी है। जनरली ये होता है कि उसमें से जो तीन ऑप्शनल है, वैकल्पिक जो तीन विषय हैं वो चुनते हैं, और एक आपका कोई लैंग्वेज या जिसको हम कोर सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जनरली इंग्लिश चुना जाता है। ठीक है,
तो हिंदी इंग्लिश में से एक और 3 ऑप्शनल, ये 4 मिला के आपके बेस्ट 4 हो गए। अब बेस्ट 4 जैसे 100 में से है, तो आपको 400 में से फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका हट गया है, उसके 100 नंबर आप उसमें माइनस कर लीजिए। तो जनरली तो होता है ऐसे। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है और वो आप लेने जा रहे हैं डीयू में, तो फिर आपके परसेंटेज डिडक्ट होंगे, जो बेस्ट 4 है उसमें भी आगे चलकर डिडक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है पीसीएम, जिसको हम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, 12th में, और अब आप लेना चाह रहे हैं कि मेरे को एडमिशन लेना हिस्ट्री ऑनर्स में, तो आपके जितने वहां पर मान लीजिए आपके 96, सभी में 96 है, बेस्ट 4 में जो 96% सभी में 96 96 96 है। अब वहां पर आप जाएंगे तो 2.5% आपके लेस हो जाएंगे, ठीक है, इट मींस 93.5 हो जाएंगे, क्योंकि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आप मैथ से आ रहे हैं और स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, तो आपके लेस भी हो सकते हैं। लेकिन आप वही अगर आप मैथ्स में जा रहे हैं तो आपके 96 ही रहेंगे, ठीक है। आप में से अगर आपकी एक सब्जेक्ट जिसका कम था, जिसमें मान लीजिए आपके हिंदी में थे 90 नंबर, तो आपको वो कम हो गया, तो इसमें आपका एक फायदा भी हो गया, क्योंकि अगर हिंदी की वजह से आपके जो ओवरऑल परसेंटेज कम हो रहे थे। आई थिंक समझ रहे होंगे इस बात को, कि आपके 3 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट प्लस 1 लैंग्वेज जो कोर है आपकी, मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह कंडीशन होती है कि इंग्लिश कंपलसरी, तब तो आपको इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस जी आधार पे आपका सब्जेक्ट जो बेस्ट ऑफ 4 जो है उसका डिसाइड होगा। सर, एक और एक प्रश्न आया है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, क्या मैं पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? पीजी कोर्सेज हैं, लेकिन उसके लिए तो फिर आपको आई थिंक रेगुलर बेसिस पे आना पड़ेगा। तो वो आप अपना जॉब प्रोफाइल कैसा है उसके अकॉर्डिंग, आप जॉब का नेचर क्या है उसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन आप पीएचडी वगैरह में हो तब तो आप उसमें, कुछ जॉब ऐसे हैं तो आप उसमें आ सकते हैं, क्योंकि आप उसमें डेली अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। इन्होंने बताया भी है कि मैं टीचर हूँ, तो टीचर के अगर तौर आप पर। उसमें लीव का वो मैनेज हो जाता तब तो ठीक है, अदरवाइज आई थिंक क्योंकि आपका जब जॉब को आपको वहां जाना पड़ेगा तो आप फिर आना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। वही सर, है। एक दो और प्रश्न ये है कि एट ए टाइम कितने कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं कट ऑफ आने बिल्कुल, के बाद? कोई इसमें आपको कॉलेज को लेकर के इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सभी कॉलेज जितना है उसमें, कॉलेज का वैसे ऑप्शन देते नहीं है कि लास्ट में जिस कॉलेज में आएगा उसके आप उसके अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर कॉलेज का ऑप्शन आता है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको सभी कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कोर्स और कॉलेज दोनों में आप, सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अप्लाई करना चाहिए सभी कॉलेजेस के लिए और सभी कोर्सेज के लिए। हाँ, कोर्सेज में तो ये हो सकता है कि जैसे आप आर्ट्स से हैं तो आप साइंस में अप्लाई वैसे ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने मैक्सिमम जो एलिजिबल कोर्सेज हैं उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, और मैक्सिमम सभी कोर्सेज और सभी कॉलेजेस में भी आपको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक प्रश्न ये आया है कि एमए हिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा? मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट शायद सिलेबस ओरिएंटेड होके शायद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, पैटर्न उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आप सैंपल पेपर भी देख सकते हैं। कई बार उसमें 50 क्वेश्चंस आए, हो सकता है उसमें 100 क्वेश्चंस हो, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो पैटर्न है वो बिल्कुल वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो हिस्ट्री का सिलेबस है कहीं न कहीं उससे रिलेटेड है। आप पढ़ना चाहें तो कुछ उस टाइप की बुक्स या कुछ गाइड आप देख सकते हैं, और उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप जरूर देखें। मैं किसी भी एग्जाम से पहले मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स बहुत यूजफुल होते हैं। सर, एक और प्रश्न है कि कितने कॉलेजेस चेंज कर सकते हैं काउंसलिंग के टाइम? उसमें भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये है कि आप उसमें कितने में आता है वो डिपेंड करेगा, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं, कैंसिलेशन का प्रोसेस आपके पास है। लेकिन अभी तक तो कोई कैप नहीं लगाया है, यूनिवर्सिटी अभी कैप लगा सकती है। इसमें एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूं, जैसे जब आपकी कट ऑफ्स आएगी, तो कट ऑफ्स के टाइम में ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ तो ये होगी कि 98% एंड अबव। उसके बाद जो कट ऑफ आएगी उसमें एक कैप लगी होती है। कैप का मतलब है कि जैसे लास्ट कट ऑफ 98 पे अगर क्लोज हुई है, तो अगली कट ऑफ होगी वो 97.85 से लेकर के फिर आएगी कि 97 तक। सपोज उसमें कैप लगा होगा कि 97.85 टू
97%। अब आपके परसेंटेज इसी के, या तो आपके 97 है या 97.85 के बीच में है, तभी आप एलिजिबल होंगे। ना तो आप 96.85 पे होंगे और ना ही आप उससे ज्यादा पे। अब आप 98% पे वापस उसमें नहीं जा सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि उसमें जो फर्स्ट कट ऑफ का लास्ट डेट होता है, फिर आप उस दिन एक बार जरूर बात कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो कट ऑफ आएगी उसमें आपका कैप लगा होगा, मतलब एक लिमिट कर देंगे कि इससे और इतने के बीच में आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो रहा है। तो वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सर एक और प्रश्न है कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, ये कैसे पता चलेगा? ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में ये कोर्स है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत लिमिटेड कॉलेज है। वो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप बात करेंगे ज्योग्राफी की, तो किरोड़ीमल कॉलेज में है, या शिवाजी कॉलेज में है, या 3 कॉलेज ही हैं जिसमें आपका ज्योग्राफी मिलेगा। गर्ल्स में जैसे मिरांडा हाउस में, तो कुछ कॉलेजेस में ही ज्योग्राफी है, बाकी में नहीं है। जैसे साइंस के कुछ कोर्सेज की बात करेंगे तो स्टीफंस में सभी साइंस कोर्सेज नहीं है, या बहुत सारे कॉलेज में जैसे सत्यवती में भी साइंस कोर्सेज नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें साइंस के सभी कोर्सेज नहीं है। तो ये आपको वेबसाइट से ही आपको डिटेल मिल जाएगा कि, या आप कॉलेज, सीधा कॉलेज की वेबसाइट भी चेक करेंगे कि कौन कौन से कोर्स वो ऑफर कर रहे हैं। जी सर। सर एक प्रश्न ये कि डीयू में पढ़ाई इंग्लिश में होती है हिंदी में? हाँ, एक बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसको स्पेशली हम जो हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं वो फेस भी करते हैं। देखिए यहाँ पर मोस्टली जो ऑनर्स कोर्सेज में तो 100%, ऑनर्स कोर्सेज में तो मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उसमें इंग्लिश में ही पढ़ाई होती है। लेकिन आजकल कुछ कॉलेजेस ने सेक्शंस बना लिए हैं जिसमें हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है। एक बात ध्यान में रखना है कि पहले से इस बात को, इस मन में ये इस डर को नहीं बिठाना है कि इंग्लिश में होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पढ़ पाएंगे हम, तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ये बात मैं मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान या कुछ हमारे इलाके ऐसे रहे हैं कि हमने इंग्लिश बहुत देर से सीखी है, या इंग्लिश में अभी भी हम बहुत पिछड़े हैं, या अंग्रेजी माध्यम की स्कूल्स भी बहुत कम है। जब वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं वो मोस्टली हिंदी मीडियम से ही है। लेकिन आप बिल्कुल ना डरें और ना समझौता करें। आप बिल्कुल वहां जाकर सीख भी सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश का मटेरियल भी आप पढ़ सकते हैं, उनको लर्न भी कर लेंगे। आप हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिखेंगे, अदरवाइज आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे साथ भी थे और हमने भी ये चीजें फेस की है। तो आप हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल कई सारे कॉलेजेस में हिंदी सेक्शन भी है, और बीए प्रोग्राम में स्पेशली कुछ सेक्शन हिंदी में होते ही हैं। ठीक है। ऑनर्स में ज्यादातर इंग्लिश में ही होती पढ़ाई। हाँ, ये बात जरूर है कि मटेरियल मैक्सिमम इंग्लिश में होगा। लेकिन जैसे साइंस में तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही मिलेगा ज्यादातर। आर्ट्स में भी मैक्सिमम जो मटेरियल है वो इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप एफर्ट करेंगे तो आप जरूर उसको सीख जाएंगे। बिल्कुल। जी, और यहाँ पे जितने भी दर्शक मौजूद हैं उनको भी बता दूं कि जो हमारे प्रोफेसर साहब है ईश्वरदान जी, वो भी हिंदी मीडियम से ही थे। और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। बिल्कुल प्रतिष्ठित हिस्ट्री डिपार्टमेंट से बीए किया। उसके बाद आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इनके साथ कई इनके सहयोगी जो थे वो इंग्लिश मीडियम से थे, लेकिन आज सर काफी अच्छी पोजीशन पे है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से है और कोई बड़ी चीज अचीव नहीं कर सकते। हमारे पास जीवंत उदाहरण सर के रूप में भी मौजूद है। बिल्कुल। मैं सर इसमें एक। विक्रम साहब, इसमें मैं एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से राजस्थान के एक अलवर का एक बच्चा था, राजीव करके, राजीव चौधरी, शायद आप जानते होंगे। वो जी जी हमारे से 2 बैच जूनियर था। जी वो हिंदी मीडियम से था। वो पहले आया था इसी तरीके से, डरा, मतलब उनको भी कि हिंदी से हैं सर, इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने अच्छे से, उन्होंने हिंदी फर्स्ट ईयर शायद हिंदी से पढ़ा, लेकिन सेकंड ईयर में उन्होंने मीडियम अपना चेंज कर लिया कि जैसा होगा, परसेंटेज डाउन होंगे तो होंगे। इंग्लिश में उन्होंने पढ़ा, इंग्लिश में उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए। फाइनल ईयर तक आते आते उन्होंने कॉलेज में टॉपर वो रहे। जो हिंदी में डर रहा था जो बच्चा, इंग्लिश में वो टॉप किया। वो उतने तक ही नहीं, उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, यूपीएससी इंग्लिश मीडियम में दिया और प्रॉपर आईएएस के साथ सिलेक्शन हुआ। अभी वो केरला कैडर में आईएएस है। जी। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, 23 साल की उम्र में मात्र आईएएस बने। तो वो उनको मैं पर्टिकुलर जानता हूँ, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ड्यू का ही, अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंग्लिश में डर रहे। हाँ, थोड़ा दिन स्टार्टिंग में आपको अनकंफर्ट लगेगा, कुछ लेक्चर्स जैसे
हो सकता है ऊपर से ही चले जाएं कुछ दिन, लेकिन वो धीरे धीरे हो जाएगा। उस वो कम से कम आपको वो टोन, वो प्रोनाउंसिएशन समझ में आने लगेंगे, तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे उसको सीख जाते हैं। सर एक और एक प्रश्न है इसी से संबंधित कि बीए ऑनर्स में सिविल जो सब्जेक्ट्स है उनको सिविल सर्विस में एज ए ऑप्शनल ले सकते हैं क्या? अ, वैसे में इसमें थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा है। मतलब आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑनर्स में जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का अगर आप सोच रहे हैं सिविल सर्विसेज, तो उसमें सब्जेक्ट की अपनी एक लिस्ट है, और यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो ऑलमोस्ट सब उस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो आप उस सब्जेक्ट को अगर आप यूपीएससी भी देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अच्छे से उसको प्रिपेयर भी कर लेंगे, साथ साथ आप उसमें यूपीएससी के लिए भी आपको उसमें काफी बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैथ्स ऑनर्स है, तो आप मैथ्स यहाँ से जो पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम आप उसको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से कवर कर ही लेंगे। तो ये जैसे आपको एग्जांपल ही बता दूं, टीना डाबी जो एलएसआर से थी, जो फर्स्ट रैंक टॉपर थी, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा, आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी जो भी, तो उसमें उन्होंने, या सोशियोलॉजी जो भी, मैं कंफ्यूज हूँ शायद, तो उन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ा वो उन्होंने 3 साल में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, और उसी सब्जेक्ट से उन्होंने यूपीएससी दिया, तो अच्छे से उनका रैंक भी आ गया। सर एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड एक प्रश्न आ रहा है बार बार कि एंथ्रोपोलॉजी विषय के बारे में थोड़ा बताइए, और अगर वो आर्ट से है और एमए एंथ्रोपोलॉजी में करना चाहते हैं तो क्या ये संभव है क्या? एंथ्रोपोलॉजी में आई थिंक आर्ट्स वाले शायद नहीं कर सकते, वो शायद साइंस के लोग ही उसमें आते हैं। इसमें मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में वैसे एंथ्रोपोलॉजी बहुत कम कॉलेजेस में है, बहुत लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर पीजी का अपना डिपार्टमेंट है, तो आप अगर अच्छा होगा कि उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप पीजी पोर्टल पे डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, या वैसे ही सीधा डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, तो उसमें आपका ये आप कंडीशन आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जी। अ, काफी कुछ प्रश्न भी हमने आमंत्रित, हाँ और जी। भी कुछ आ रहे हैं राजस्थान के, कुछ और भी बच्चे का एक कोई क्वेश्चन है? जी 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 सर, एक है, कैन आई चूज बीएससी ओवर बीटेक इन ड्यू? हाँ बिल्कुल, अ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए बीएससी और बीटेक दोनों जैसे आप सीआईसी का, आप मैं बता दूं कि वो भी एक अच्छा सेंटर है, वहां से आप बीटेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। जी जी। जी। सर एनी गुड गाइड बुक इज अवेलेबल फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जाम? वो तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हैं, आई थिंक आप उसमें ऐसा कुछ होगा तो हम आपस में वैसे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप अपना अपने लिंक से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो सबका नहीं बता सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री और पोल साइंस इसमें हम जरूर आपकी हेल्प कर सकते हैं। और लेकिन आपको मेनली ये है कि आप वेबसाइट जरूर देखिए, आप उसमें आपको जो डिटेल मिलेगा, क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, उससे थोड़ा आपको आइडिया आएगा, और उसके बाद आप अच्छी बुक्स हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम राजस्थान, मेरे ट्वेल्थ में 87% है। क्या मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? कितने परसेंटेज है इनके? 87, 87% है सर। अच्छा, 87 पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आप कोर्सेज में भी आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप अगर ऑनर्स कोर्सेज में थोड़ा, या फिर कॉलेज में भी आपको कंप्रो, क्योंकि दिल्ली, मैं आपको एक और बात बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी कॉलेजेस हैं, 70 कॉलेजेस हैं। तो जो मेन कैंपस, नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस के लिए तो देखिए आप बहुत ज्यादा उसमें मारा मारी रहेगी, हौच पौच की स्थिति है बिल्कुल। लेकिन जो कुछ कॉलेजेस है जो कैंपस के पास में है, कुछ साउथ कैंपस में, वहां पर भी ठीक है, जैसे वेंकटेश्वर कॉलेज वगैरह है, वहां पर भी आपकी अच्छी कट ऑफ जाएगी। कुछ कॉलेजेस जो बिल्कुल आउटर है, या कुछ, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग एरियाज में है वो, तो अलग अलग इलाकों में वो कॉलेज हैं, तो वहां पर आपकी कुछ कट ऑफ डाउन भी हो सकती है। तो वहाँ एक समस्या ये भी हो सकती है कि कुछ जगह रहने वगैरह, उस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज सभी कॉलेजेस का सिलेबस सेम है, सभी पैटर्न सेम है, टीचर्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये है कि डेकोरम जो है कुछ कॉलेजेस का है, वो आप सब जानते हैं, उसका वैल्यू और उसका रिलेवेंस। बिल्कुल। सर एक अंतिम प्रश्न हम लेंगे कि आई डोंट हैव ए हिंदी इन क्लास 12th, कैन आई डू हिंदी ऑनर्स? इनका 12th में हिंदी नहीं है लेकिन वो शायद हिंदी ऑनर्स करना चाहते हैं, क्या ये संभव है क्या सर? क्या हिंदी इन्होंने
कोर भी नहीं पढ़ी है। अगर आपने कोर तो एटलीस्ट आई थिंक होना चाहिए, या आपने अगर 10 तक कोर पढ़ी है तो उस कंडीशन में आपका 2.5% लेस हो जाएगा, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। जी बिल्कुल सर। सर हॉस्टल अलॉट कैसे होता है, क्या अलग फॉर्म भरना पड़ता है? बिल्कुल, हॉस्टल्स के लिए अलग फॉर्म भरना होगा। जैसे आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ जैसे अक्टूबर में आपका एडमिशन हो जाएगा फाइनली, उम्मीद है कि 1 अक्टूबर से फर्स्ट ईयर का जो है वो सेमेस्टर स्टार्ट होना है, क्योंकि आपकी एक 31 अगस्त आपके आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और अक्टूबर में, सॉरी सितंबर में आपकी कट ऑफ्स आने लगेगी, और अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आपका जो किस कट ऑफ में किस कॉलेज में एडमिशन होता है, सपोज आपका सेकंड कट ऑफ में सितंबर में ही हिंदू कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन होने के बाद आप हॉस्टल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हॉस्टल के फॉर्म फिजिकली आके भरने पड़ रहे थे, लेकिन इस बार हो सकता है ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। जी आज असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वरदान सर ने जिस तरीके से पूरा डिटेल्ड में सर ने यूजी पीजी कोर्सेज और उसके बाद जो प्रश्न आमंत्रित किए कि उनका जो उत्तर दिया है, मुझे ये कहना है कि मैं इससे पहले भी कुछ जो चीजें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करने की कोशिश की। कुछ डिस्क्रिप्शंस मिले, और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सत्र रहा है, ये सत्र अब तक का सबसे मेरी जो समझ है उसमें अब तक का सबसे बेस्ट सत्र कहा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, कैसे एंट्रेंस में प्रवेश लिया जाए, एक माइन्यूटली आपने जिस तरीके से चीजें क्लियर करके बताई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी अन्य स्रोत से हम इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तो मैं विशेष धन्यवाद दूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वरदान सर का कि आज आपने इतने व्यस्त, आपका ऑलरेडी शेड्यूल काफी बिजी चल रहा है सर, एडमिशंस कमेटी में भी है, कई अदर कमिटीज में भी है, तो क्लासेस के दौरान भी आपने आज अपने जो संडे का जो खुद के आराम के लिए समय रहता है उसमें से टाइम निकाल के और पूरे रिसर्च करके जो आपने हमें ये जो आज जानकारी दी है, तो युवाज की पूरी टीम और युवाज प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जितने भी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं और जो लोग नहीं भी जुड़े हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको एक विशेष धन्यवाद दूंगा। और थैंक यू सो मच विक्सा। आपने इस युवाज के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम सब जो दूर दराज के जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलरली उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इससे कई सारे लोग जुड़े और कईयों ने बहुत अच्छे से अपने जो क्यूरियोसिटी थी, जो अपने क्वेश्चंस थे वो रखे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल थैंक सर। यू सो मच। और साथ में मैं धन्यवाद उन जो भी छात्र वर्ग जो हमारे साथ जुड़ा उनका भी विशेष धन्यवाद, और जो हमें टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से इस युवा प्लेटफॉर्म में मेरे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतीक दामा सर, आपका भी विशेष धन्यवाद, जो पिछले कई कार्यक्रमों में लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, टेक्निकली भी और मोरली भी हमारे साथ जुड़े हुए, इनका भी विशेष धन्यवाद सर का। और मैं यहाँ पर बता दूं कि सर का ये जो पूरी जो आज की गाइडेंस सीरीज थी, सेशन जो था, वो हमारे युवाज के फेसबुक पेज पे भी पूरी रिकॉर्डेड लाइव मौजूद है। आप में से जो अभ्यर्थी उसको दोबारा सुनना चाहते हैं वो उस पर जाके इस पूरे डिस्क्रिप्शन को फिर से सुन सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को ये लिंक भी भेजें उस इस पूरी लाइव रिकॉर्डिंग का, ताकि जो लोग किसी कारणों से जुड़ नहीं पाए उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका विशेष धन्यवाद एक बार पुनः। थैंक यू सो मच सर। थैंक जी। यू।